गुड इवनिंग। पिछले क्लास सिविक्स में हमने जाना था, हम लोग का लेसन चल रहा था कौन सा, 7th लेसन का जो चैप्टर है वो हम लोग का चल रहा था लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम में हमने अभी तक कहाँ तक जाना था, असमानता और गरीबी की कमी। गरीबी में जो कमी आती थी, असमानता जो होती थी गरीबों में, उनके बारे में हमने जाना था। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में जो सामंजस्य है वो कैसे, किस प्रकार उत्पन्न होता है वो देखते हैं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होते हैं? नागरिकों के लिए वो क्या सही में मददगार साबित होते हैं शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगे। सद्भाव रूप से मतलब अच्छे रूप से वह एक व्यापक जीवन मतलब हमें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत सारे सामाजिक विभाजनों को भी संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ की विभिन्न जातियों समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था। बेल्जियम में जो अपने बीच में जो विभिन्न जातीय समूहों और उनके जो अधिकांश जो बीच की जो सफलताएं सामंजस्य उनके बीच में कैसे स्थापित किया था, हमने खुद देखा था। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेता है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है आमतौर पर क्या करता है कि अपने अंदर जो कंपटीशन का जो संभालने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंदर विकसित कर लेता है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। हिंसक मतलब बड़ा भेदभाव रूप लेने का आकांक्षा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। और जो अपने बीच का जो टकराव है वो पूरी तरह वो स्थायी रूप से वो अपने बीच में कभी भी खत्म नहीं कर सकता है। पर हम इन अंतरों और भेदभावों को आदर करना सीख सकते हैं। और इन्हीं अंतर और भेदभावों को आदर करना मतलब इसे संभालना हम सीख सकते हैं, आदर करना सीख सकते हैं। और इसके बाद बातचीत से सामंजस्य बैठने का तरीका विकसित कर सकते हैं। और इसके बीच में क्या होता है कि बातचीत का सामंजस्य स्थापित करना मतलब संतुलन बनाए रखना भी हम सीख सकते हैं, मतलब विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है और हम खुद जानते हैं कि इसी काम के लिए लोकतंत्र को हम बेहतर मानते हैं। और लोकतंत्र बहुत अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अनेक अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है। मतलब जो अंदरूनी सामाजिक संस्थाएं जो होती है, मतभेद जो करते हैं, वो अपनी ओर आंखें फेर लेती है। मतलब उनके बीच में संतुलन बन ही नहीं पाता है, या उन्हें दबाने की कोशिश करती है और उन्हें दबाने की भी कोशिश करती है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। ठीक है, ऐसा गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में होता है। इन प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। और यहाँ पे लोकतंत्र का एक बड़ा गुण के रूप में बताया गया है कि इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना, इन सभी चीज को संभालना निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा गुण कहलाता है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होगा। और इसी बीच में यहाँ यह भी बताता है कि श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि
इस परिणाम को हासिल करने के लिए और इस परिणाम तक हमें पहुंचने के लिए लोकतंत्र व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला शर्त क्या है कि यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत की राय से शासन करना नहीं है हम लोग को, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। लोकतंत्र को बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत को भी क्या करना होता है, सदा ही अल्पमत का मतलब जो कम व्यक्ति, जो निचली जाति के जो लोग होते हैं, अल्पमत जो लोग होते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना होता है। उसके साथ कम काम करने की जरूरत होती है और उसके साथ भी हमें काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा को प्रतिनिधित्व कर पाती है। और उनकी जो इच्छा है, सरकार जन सामान्य की इच्छा मतलब सभी लोगों की जो सामान्य जो इच्छा होती है उन्हें भी प्रतिनिधित्व कर पाती है, मतलब उन्हें भी पूरी कर पाती है वो सरकार। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती है। बहुमत और अल्पमत की जो राय होती है कोई स्थायी चीज नहीं होती है, मतलब एक ही चीज पे वो कभी नहीं रहते हैं। वो धीरे धीरे करके जो विकसित होने की जो प्रकार होती है, मतलब जो उनकी जो परेशानियां होती है वो उन्हें बताते रहते हैं। दूसरा जी यहाँ पे जो शर्तें बताई गई थी, यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि यह भी समझना जरूरी कहलाता है कि जो धार्मिक जो शासन होती है, जो नस्लीय जो शासन होती है, जो भाषाएं इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर जो शासन होती है वो बहुसंख्यक संख्या नहीं कहलाती है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। और जो अलग अलग जो लोग होते हैं फैसले लेने का या चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर पाते हैं और अलग अलग समूह क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बहुमत का निर्माण कर पाता है। ठीक है, कहीं कुछ कम रह गया, किसी एक बहुमत के पास किसी कम मत रह गया और दूसरे बहुमत के पास कुछ ज्यादा बहुमत हो गया। कुछ अलग अलग लोग ज्यादा कुछ करने की सोचते हैं, या बहुमत में या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और यहाँ पे बोला गया है लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है, कब तक, जब तक कि प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनाने का मौका मिलता है। किसी न किसी अवसर पर लोगों को बहुमत का अवसर मिल पाता है, तभी वह लोकतंत्र रह पाता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन इस व्यक्ति या समूह के बीच समावेदी नहीं रह पाता है। मतलब समावेदी मतलब मिलजुल के नहीं रह पाता है। यहाँ पे बोला है कि अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनाने को रोका जाता है, बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनाने से रोक दिया जाता है अगर किसी भी जन्म के आधार पर, तब क्या होता है कि लोकतंत्र शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेदी नहीं रह पाता, मतलब एक समान नहीं रह पाता वहां पे वो व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद का हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने देखा कि सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य कैसे रहा। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का नागरिकों की गरिमा और आजादी, नागरिकों की जो गरिमा है, उनका जो इज्जत है और उनकी जो आजादी है वो देखते हैं। जो नागरिकों की गरिमा और आजादी है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का देखते हैं। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किसी भी अन्य शासन प्रणाली में काफी आगे है। अब यहाँ पे बोला गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा और आजादी के लिए उनकी जो अन्य शासन प्रणाली है उनमें बहुत काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं। और जो प्रत्येक लोग है अपने सामने में जो व्यक्ति है उनसे क्या होता है कि वो सम्मान पाना चाहते हैं। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ सम्मान एवं
व्यवहार नहीं किया गया। और जब टकराव कब होता है कि जब वो कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है सामने में, मैं चाहता हूँ कि किसी से जब किसी के साथ हो तो वह उससे सम्मान पाना चाहता हूँ, अगर वो मुझे सम्मान नहीं देता है तो उसके बीच में, हमारे दोनों बीच में टकराव उत्पन्न होने लगता है। उसके साथ अक्सर टकराव तभी पैदा होती है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार कहलाता है। लोकतंत्र हमें क्यों आधार, लोकतंत्र का आधार क्या कहलाता है कि लोगों की गरिमा और उनकी आजादी को ही लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। यह चीज ध्यान में रखिएगा। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन चीजों को मानती है। कम से कम सिद्धांतों के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण रहता है, आचरण होता है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन चीजों को मानती है। कौन सी चीजों? कम से कम सिद्धांतों के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अन्य बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण रहता है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्या होता है कि उनका विचार होता है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती है। लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती है कि सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती है। नागरिकों का जो अधिकार है उनका वो सम्मान नहीं करती है। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी से रही है, फिर वो जो समाज है जो लंबे समय तक गुलामी से रही है, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। और जो लंबे समय तक उनका जो गुलामी करते आए हैं, लोगों ने जो गुलामी करते आया है, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। और जो सभी व्यक्ति बराबर है उनके लिए यह एहसास करना आसान बात नहीं कहलाता है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का भी उदाहरण ले। अब यहाँ स्त्रियों की गरिमा का भी हम उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। और दुनिया के अधिकांश समाज क्या है कि पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यहाँ माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की क्या जरूरी शर्त है। और जो महिलाओं का जो गरिमा है और उनका जो सम्मान है, लोकतंत्र की एक जरूरी शर्त कहलाती है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं कि लोग औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ। और औरतों के साथ क्या है कि सदा के साथ सम्मान का व्यवहार हुआ है। और आज अगर कहीं यह बात कहा गया है कि और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से समान का व्यवहार हुआ। और यह बात इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी तक औरतों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बातों को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो सकता है। और यहाँ बोला गया है कि बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है, और सिद्धांतिक रूप से अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो सकता है। और जो महिलाओं के लिए जो गलत मान्यताएं हैं और जो उनकी जो गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, उनके लिए हम आवाज भी उठा सकते हैं। संघर्ष करना आसान हो गया है।
और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। और यहाँ पे बोला गया है कि अलोकतांत्रिक, जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं है उनके लिए यह संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से है, मतलब सरकार के रूप से है, न नैतिक रूप से, न लोगों के रूप से है। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होता है। और यही बात क्या होता है कि जातिगत व्यवहारता जातिगत असमानता पर भी लागू होता है। और यही बात क्या होता है कि जातिगत असमानता पर भी इसे हम लागू कर सकते हैं। जातिगत असमानता पर लागू होते हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुए जातियों के लोगों के समान दर्जा और समान अवसर के दावे को बल दिया है। और यहाँ पे बोला है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था ने क्या किया है कि कमजोर और भेदभाव का शिकार हुए जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया। समान लोगों और समान दावे का अवसर के लोगों को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देने को मिलते हैं। और भी क्या होता है, आज भी क्या होता है कि जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देने को मिलते हैं। और जो पहले जो जातिगत भेदभाव किए गए थे लोगों के बीच में, और जो उनकी जो क्या थी जातिगत भेदभाव हुए थे और उनका जो दमन हुआ था, उनका उदाहरण आज भी हम लेते हैं। और उदाहरण तौर पर हम उन्हें आज भी सभी को उदाहरण देते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, इसी रूप से हम उदाहरण देते हुए ऐसा हम कहते हैं। पर इसके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता, और इसके पक्ष में कोई भी कानूनी और नैतिक बल नहीं मिलता है। संभवतः इसी एहसास से चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि इसी एहसास से चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। मतलब लोगों ने इसी बात को लेते हुए वो ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, चौकस मतलब हो गया ज्यादा प्रभावशाली बोल सकते हैं, या तो इसको आप लोग संभवतः इसी अवसर के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हो गए। मतलब ज्यादा यहाँ पे बोला जा रहा है कि संभवतः इसी अवसर के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए। मतलब जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र के जो तौर तरीके हैं उनसे ज्यादा चौकस हो गए। मतलब चारों तरफ से वो पैरों दबे चलते हैं वो, ठीक है। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र के लगाई गई उम्मीदवारें जो है उसको किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी हम इसे कह सकते हैं। लोकतंत्र की एक खासियत है कि किसी खास परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। लोकतंत्र की यही खासियत है कि उनकी जो परीक्षा होती है, मतलब उनका जो टेस्ट होता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जांच परख मतलब जांच परख जो होती है, उनकी जो परीक्षा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। वह एक जांच पर खरा उतरे तो उंगली जांच आ जाती है और अगली जांच आ जाती है। मतलब वो एक चेक पे अगर वो जो खरे हैं, जो उनका जो परख लिया जाता है, उनको जब परखा जाता है, तब जब वो उनसे एक चीज का परख करते हैं, मतलब उनका एक जांच करते हैं, तो वो एक दूसरा भी अगली जांच भी आ जाती है। मतलब अगला टेस्ट भी आने लगता है, वो कभी खत्म नहीं होता। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों का मांग करने लगते हैं। जो लोग हैं उन्हें एक लाभ जब मिलने लगता है तब वो एक दूसरा भी लाभ मिलने का भी मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र का कामकाज के बारे में पूछते हैं तो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं की
पुलिंदा खोल देते हैं। मतलब लोकतंत्र की अपेक्षा जो उनसे जो जुड़ी लोकतंत्र से जुड़ी जो पुरानी जो कथाएं होती है वो उनको चिट्टा पिट्टा खोलने लगते हैं, और लोकतंत्र के जब हम कामकाज जब पूछने लगते हैं तब वो यही काम करते हैं, वो पुराने चिट्टे पिट्टे खोल के बैठ जाते हैं और वही सब चीज बताने लगते हैं और शिकायत का अंबार लगा देते हैं और शिकायत भी लगाने लगते हैं। ठीक है, शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र का सफलता की गवाही देता। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र का शिकायतों के बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता। लोकतंत्र की जो सफलता है उसकी भी गवाही देता, शिकायतों का बना रहना भी। इससे पता चलता है कि लोग सच्चे हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। और आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब उन्हें अच्छा मानने लगे। इन्हीं दोष के कारण अब उन्हें हम अच्छा भी मानने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही और जो लोकतंत्र का जो कामकाज है लोगों के असंतोष जताना और जो लोगों को जो असंतोष जताता है लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है। साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता और लोगों के यह क्या करता है, साथ ही यह क्या करता है कि लोगों के प्रजा से नागरिक बने रहने के लिए प्रजा से साथ जुड़े रहने के लिए उन्हें अधिकांश लोग मानते हैं कि गवाही भी देता है और जो लोग होते हैं इन्हीं बीच में भी गवाही देते हैं। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता और जो सरकार की जो चाल ढाली है हमारे वोट से असर पड़ता है। लोग का यह मानना है कि अगर हम उन्हें डरा के रखते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम उसे डरा के रखते हैं, अगर हम बोल देंगे कि अगला बार हम आपको वोट नहीं देंगे तो वो कुछ गलत करने नहीं सोचेंगे। वो कितना भी हो जाए वो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, अच्छे के बारे में सोचेंगे। इसी बात को ध्यान में रखा जाता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है और अपने हित को भी प्रभावित करता है। मतलब जो उनका जो हित होता है, मतलब उनका जो कामकाज होता है उनके हित पर भी प्रभावित होता है और लोगों का जो हित होता है उनपे जो गलत प्रभाव किया जाता है उनपे भी वो प्रभावित डालता है कि वो उनपे कुछ गलत ना करें। ठीक है, और इस बीच हमने देखा कि लोगों की जो गरिमा उनके बारे में किस प्रकार बताया गया था, लोगों की जो आजादी है किस प्रकार हमारे बीच में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जाते हमें और इसके बारे में देखेंगे कि यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस बीच आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस लेसन को फिर से पढ़ना है। ठीक है, जो 7th लेसन है लोकतंत्र का जो परिणाम है, लोकतंत्र के परिणाम के ही बारे में सिर्फ बताया गया है। यह सिर्फ बहुत अच्छे शब्द में बताया गया, कुछ कठिन शब्द में नहीं बताया गया। आप लोग इसे फिर से स्टार्टिंग से एक बार रीड कीजिएगा और अगर इसे स्टार्टिंग से एक बार फिर से आप लोग रीड करते हैं तो आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसे फिर से आप लोग को रीड करना है। ठीक है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे 1 2 यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही डिफिनेशन का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर वो तो आप लोगों का टिक मार्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ खास नहीं है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 खास करके आप लोग को 2 ही क्वेश्चन बना लेना। उसके बाद का 1 और 2 बन जाएगा, उसके बाद का आप लोग का जो टॉपिक जो टिक मार्क वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि टिक मार्क छोड़ देना, टिक मार्क आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। टोटल क्वेश्चन आंसर इस चीज को रीड करने के बाद पहले ही नहीं बैठ जाना है क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। इस चीज को रीड कीजिएगा, समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाने बैठिएगा। ध्यान में रहे कि टोटल लेसन का क्वेश्चन आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, और
आशा करते हैं सभी कोई घर पे ही होंगे, बाहर कहीं घूम नहीं रहे होंगे। अगर घूमना चालू कर दिए हैं तो अभी घूमना नहीं चालू कीजिए, अभी घर पे ही रहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर सभी का बनना चाहिए। इस चीज को देखा भी जाएगा। कभी भी आप लोग को बोला जा सकता है कि गूगल मीट पे जो क्लास होता है उसमें आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिखाना है। कोई भी लेसन का हम बोल सकते हैं, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर दिखाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।